So today we are going to study ethical issues in assessment. So wherever human beings are involved, automatically the ethical issues get involved. So since we take many personal and confidential data and information from the client, so it gets into the purview of ethical issues. So one by one we'll study that. Before we go deeper into this, I want to explain that there's a difference between ethics and morality. Morality अलग चीज है, ethics अलग चीज है. So हम ethics को study करने जा रहे हैं, morality को नहीं. तो मैं ये डिफरेंस इसलिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट श्योर व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज मोरालिटी. सो वो डिफरेंस पता होने से चीज़ें समझने में इजी हो जाती हैं. सो इसमें क्या है, पहले मोरालिटी को लेते हैं. मोरालिटी जो है वो एक तो सब्जेक्टिव चीज़ है, एथिक्स जो है ऑब्जेक्टिव चीज़ है. कैसे अभी बताऊंगा. सो जैसे कि मोरालिटी हमको ये बताती कि क्या चीज़ सही है या क्या गलत है. अब क्या सही किसके लिए है, क्या गलत किसके लिए है, ये सब्जेक्टिव बात हो जाती है. कि उसी चीज़ को जो है एक इंसान सही मान रहा होगा, या एक कल्चर को ले लो, नॉट ओनली इंसान, कल्चर को भी उसी चीज़ को दूसरा कल्चर गलत मान रहा होगा, है ना. इवन इंडिविजुअल ऑल्सो, विद इन द कल्चर ऑल्सो, एक इंडिविजुअल जो है उसको सही मान रहा होगा, दूसरा गलत मान रहा होगा. सो morality is not a fixed thing, it is subjective. So it can have different meaning in different context, different time, different place. ये morality हो गई. ethics जो है वो ऑब्जेक्टिव चीज जो मैंने बताया है, वो कैसे ऑब्जेक्टिव है कि उसमें डिफाइंड है कि भाई ये करना है या ये नहीं करना है. दोनों चीजें डिफाइंड है. तो अब जब डिफाइंड है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर ऑब्जेक्टिविटी आ ही गई, सब्जेक्टिविटी खत्म हो गई. और इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि ये सही है या गलत, इसमें ये बोला जा रहा है कि ये करना है ये नहीं करना है. सो हो सकता है कि कुछ एथिक्स में ऐसी बातें हों जो किसी कल्चर के हिसाब से गलत हों और किसी कल्चर के हिसाब से सही हो. तो एथिक्स में हम ये बात नहीं करते कि ये एब्सोल्युटली सही चीज़ है, एब्सोल्युटली गलत चीज़ है. दैट इज नॉट द इशू. हियर इशू इज क्या करना है क्या नहीं करना है. दूसरी चीज जो है एथिक्स में हमको क्यों जरूरत पड़ती है एथिक्स की इन वेदर असेसमेंट और काउंसलिंग या कहीं पर भी. तो एथिक्स जो है हमको एक रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म देती है. जब हम डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये करना है ये नहीं करना है, तो लोगों को हम रेगुलेट कर सकते हैं कि भाई वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं करेंगे. दूसरा, कोई भी प्रोफेशन जो है जिसमें कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे वो प्रोफेशन हो ही नहीं सकता है. हर प्रोफेशन के एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो. तो प्रोफेशनली भी ज़रूरी है. इफ़ यू वांट टू कंसिडर काउंसलिंग और साइकेट्री एज ए प्रोफेशन, सो वी मस्ट हैव. फिर तीसरी चीज़ ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही या गलत है. हो सकता है कोई चीज़ मेरे हिसाब से सही हो और किसी के हिसाब से गलत हो. देयर कैन बी ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. तब कैसे डिसाइड होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो हम क्लियरली पता कर लेंगे कि भाई ये करना सही है या गलत है. तो कॉन्फ्लिक्ट का कोई सवाल ही नहीं है. ठीक है. और एथिक्स के दो और फायदे हैं. एक फायदा ये है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट को प्रोटेक्शन मिलता है कि भाई कोई जो थेरेपिस्ट है वो कोई ऐसी चीज़ ना कर दे जिससे कि क्लाइंट को नुकसान हो, क्योंकि पहले से ही सोच समझ के ठंडे दिमाग से ये चीज़ें बनाई गई हैं. तो उसमें एवरीथिंग हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर, टेकन केयर ऑफ. तो क्लाइंट को जो है हार्म से बचाने के लिए भी ये चीज़ें हैं, क्योंकि हर जो क्लाइंट आ रहा है वो इतना एजुकेटेड हो, मेंटली साउंड हो, जरूरी नहीं है. तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए भी एथिक्स की ज़रूरत है.
फिर इवन जो साइकोथेरापिस्ट है या क्लिनिकल काउंसलिस्ट है, उसको भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसने मान लो सब कुछ सही किया, बाद में किसी ने बोला कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना था, ये तुम्हारी गलती है, तो फिर वो तो उसके लिए जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अगर एथिक्स में डिफाइंड है ये करना है ये नहीं करना है, तो उसने वही किया है जो करना है, जो नहीं करना है वो उसने नहीं किया, तो उसको कोई गलत नहीं कह सकता है, उसको भी लीगल प्रोटेक्शन हासिल है। ठीक है। और अगर किसी के अगेंस्ट में एक्शन लेना है गलत करने पे, तो भी जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है काम में आता है। क्योंकि हम कैसे साबित करेंगे कि उसने गलत किया है? जब वो रिटन में और ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड स्टैंडर्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स होंगे, तो हर इंडिविजुअल जो है अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होगा, या एक्शन या इनएक्शन दोनों के लिए अकाउंटेबल होगा। तो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से हमको एथिक्स की जरूरत पड़ती है। so far have you understood the difference between ethics and morality, and why do we need ethics? So अब हम धीरे धीरे इसमें एक एक करके पॉइंट्स में डेप्थ में जाते हैं, जो कि स्क्रीन पे सारे पॉइंट दिए हैं। दिस ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। सो सबसे पहला जो है, जो एथिक्स के कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है कि जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जो भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, असेसमेंट में वेरियस टेस्ट इन्वॉल्व होंगे, तो वो टेस्ट जो है यूनिवर्सली वैलिड हो ये ज़रूरी नहीं है, ये हमको ध्यान रखना होगा। कोई टेस्ट हो सकता है किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए वैलिड हो, कोई टेस्ट हो सकता है पर्टिकुलर एजुकेशन बैकग्राउंड के लिए वैलिड हो, कि भाई उससे लोअर लेवल की एजुकेशन तो उस टेस्ट को समझ ही नहीं पाएगा वो। आप आईक्यू का कोई ऐसा टेस्ट बना दो जिसमें कि जो है हाई लेवल की इंग्लिश इन्वॉल्व है, तो जिनको इंग्लिश नहीं आती वो तो वैसे ही लो आईक्यू हो जाएंगे उसमें। या कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर कल्चर में जो है होती ही नहीं है, आप वो चीज़ें टेस्ट में डाल दो। या आप किसी कल्चर में कोई चीज़ सही मानी जाती है, आपके टेस्ट के हिसाब से किसी पर्टिकुलर कल्चर में गलत मानी जाती, तो आप उस कल्चर के हिसाब से बना रखा है जिसमें वो गलत मानी जाती, तो जो सही मानी जाती वो तो फिर एबनॉर्मल दिखाई देंगे उसमें। सो ये जो है मिसमैच वैलिडिटी हो सकती है, इसका जो है ध्यान रखना चाहिए जो भी असेसमेंट कर रहा है साइकोलॉजिस्ट, कि भाई इट इज़ पॉसिबल। तो पॉसिबल है का मतलब ये हुआ कि द पर्सन शुड बी अवेयर कि ये टेस्ट किस किस कंडीशन में, किस किस टाइम में, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ नहीं है। सो जैसे जैसे पॉपुलेशन चेंज होगी, टास्क चेंज होगा या सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, तो उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, सेंसिटिविटी सब कुछ चेंज होती जाएगी। तो दिस वन हैज टू कीप इन माइंड, मिसमैच वैलिडिटी वाला ये बात। फिर कंफर्मेशन बायस, ये भी एक चीज़ होती है। इसमें जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है वो कहीं अपने जो है मॉरल्स को, देखो मैंने वर्ड यूज़ किया मॉरल्स को, कि मॉरल सब्जेक्टिव चीज़ होती है, कहीं वो अपने जो है मॉरल्स के हिसाब से राइट एंड रॉन्ग तो नहीं डिसाइड कर रहा है, या वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई इस एज के लोग, जैसे कोई पर्टिकुलर कल्चर में रहा है, उसने देखा कि इस एज तक जो है प्लस माइनस करना आ ही जाता है, तो अगर इसको इस एज तक प्लस माइनस नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको कोई मेंटल रिटार्डेशन है जैसे। तो अब जहाँ पे वो मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन देगा कोई नहीं कर पाएगा, तो वो सोचेगा कि मेंटल रिटार्डेशन है इसको। हो सकता है उस कल्चर में मैथमेटिक्स पढ़ाई ही ना जाती हो उस एज तक। जैसे इंडिया में बहुत सारे स्कूल आज भी ऐसे हैं जहाँ पे इंग्लिश की स्टार्टिंग क्लास 6 से होती है। तो अगर हम इंग्लिश के बेसिस पे किसी का जो है आईक्यू मेजर करने लग जाएं, तो और ये सोचे कि इंग्लिश, क्योंकि हम ये सोचते कि इंग्लिश जरूरी है तो इंग्लिश नहीं आती तो इसका आईक्यू लो है, तो ये इंडिविजुअल की गलती थोड़ी है, ये तो मेरा कंफर्मेशन बयास हुआ कि मैं एक दिमाग में पहले से ही सोच के बैठा हूँ ये सही है ये गलत है, उसको कंफर्म कर रहा हूँ थ्रू ए टेस्ट। तो ये भी जो है हमको देना होगा कि हम जो इंफॉर्मेशन को वैल्यू दे रहे हैं वो कहीं हमारे एटीट्यूड, बिलीफ और एक्सपेक्टेशन के अनुसार तो नहीं है। हो सकता है कि वो वैल्यूएबल ना हो इंफॉर्मेशन, समथिंग एल्स माइट बी वैल्यूएबल। फिर एक ये चीज़ है, ये भी अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं, उसमें गलती करते हैं, ध्यान से सुनना समझना। इफ़ यू गेट कंफ्यूज यू कैन आस्क अगेन, आई विल रिपीट। ठीक है, दो चीज़ें हैं इनमें फ़र्क समझना। एक तो रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट, और प्रिडिक्टिव मतलब आगे की। तो जो प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी यानी कि फ्यूचर में जो होने वाली चीज़ है जिसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं,
तो वो अभी जो हम इंडिविजुअल के टेस्ट रिजल्ट्स होंगे उसके बेसिस पे करेंगे। जैसे हमने इंडिविजुअल का कोई IQ टेस्ट किया, सपोज वो बच्चा जो है क्लास 10th में है और उसका IQ बहुत हाई आया, लेटर से 140 आया, उसके मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर हैं, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर हैं और उसको इंटरेस्ट भी इन सब्जेक्ट्स में, तो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई ये आगे चल के इंजीनियर या डॉक्टर या साइंटिस्ट बन सकता है। ठीक है, ये हुई प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी। ठीक है, अब ये पता कैसे चलेगा कि हम फ्यूचर में जो डॉक्टर साइंटिस्ट वगैरह बनेंगे उनकी जो है बचपन की जो IQ है उससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पता चल जाएगा कि हमारी प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट है। जैसे हमने कहा कि जिन जिन लोगों के इतनी इतनी IQ है और इस सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो फ्यूचर में उनमें कितने बने, तो वो हमारी प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी हुई। ठीक है, दूसरी है रेट्रोस्पेक्टिव एक्यूरेसी। ये जो है जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके हिसाब से होता है। जैसे कि हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं किसी पेशेंट में, वी कैन सी द सिम्टम्स, तो अब वो जो सिम्टम्स है उसके बेसिस पे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि क्या इसको ये डिजीज पॉसिबल है कि हो चुकी हो। ओके, मतलब हो चुकी है, रेट्रोस्पेक्टिव पास्ट में, प्रेडिक्टिव की हो सकती है या होगी। तो जो प्रेजेंट कंडीशन है क्लाइंट की या पेशेंट की, उससे हम रेट्रोस्पेक्टिव एक्यूरेसी करते हैं, और जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं उसके बेसिस पे जो फ्यूचर की हम करते हैं वो प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी। ये डिफरेंस क्लियर हो गया? गुड। फिर जो है आता है अनस्टैंडर्डाइजिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ये भी मिस्टेक लोग बाग करते हैं, इसको भी ध्यान से समझ लो क्योंकि ये रिसर्च में भी होता है, लोग ये गलतियां करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट लिया रिसर्च में और हम उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने किया, जैसा किया जाना चाहिए वैसा ही किया, जो इसके नॉर्म्स है, इंस्ट्रक्शंस है, वो सब हमने फॉलो किए, लेकिन हमने कुछ चीज़ें जो है गौर नहीं करी, उसकी वजह से जो है वो स्टैंडर्डाइज होते हुए भी वो टेस्ट जो है अनस्टैंडर्डाइज रिजल्ट देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो है कोई टेस्ट लिया जो IQ का है लेटर से, और IQ टेस्ट के लिए हमने उसको जो क्वेश्चनर वगैरह है वो दिए। अब वो व्यक्ति जिसको हमने टेस्ट हम दे रहे हैं, जिसका टेस्ट रादर ले रहे हैं, तो वो चश्मा पहनता था लेकिन उस दिन चश्मा वो भूल गया घर पे। तो अब वो चश्मा भूल गया तो उसको ढंग से दिखाई नहीं देगा, तो उसके आंसर्स वैलिड थोड़ी हुए। लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो हम कहेंगे हाँ हाँ हमने तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज किया था, तो उसकी वजह से जो हम कहेंगे कि इसकी IQ लो है, जबकि वो गलत बात है। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो वो इंडिविजुअल जो है कोई साइकोट्रोपिक मेडिसिन लेता है, तो साइकोट्रोपिक मेडिसिन में माइंड जो है स्लो हो जाता है, ड्राउजीनेस आती है, लेथार्जी आती है, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उस मेडिसिन के इन्फ्लुएंस में जो है अगर वो इंडिविजुअल दे रहा है वो टेस्ट, तो भी रिजल्ट जो है वैलिड नहीं होंगे। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल कि टेस्ट स्टैंडर्डाइज है, सब कुछ बढ़िया है, नॉर्म्स वगैरह, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी टेस्ट की सब बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, पर जो इंडिविजुअल टेस्ट देने आया है, अभी मान लो कि उसकी कल ही घर में कोई डेथ हुई है, तो वो ऑब्वियसली अपना 100% तो बेस्ट नहीं दे पाएगा। टेस्ट का मतलब ही है जो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस लेना होता है, टेक्निकल मीनिंग ही टेस्ट का ये होता है कि जो है हम जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं उसमें उसका बेस्ट लेते हैं, तो वो अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएगा, उसका माइंड तो डिस्ट्रैक्टेड होगा बिकॉज ऑफ सॉरो और ग्रीफ। तो इस तरीके से भी जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं वो कभी कभी अनस्टैंडर्डाइज हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। ये पॉइंट समझ में आया? ओके। सो फिर इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ लो बेस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत, क्योंकि कॉमन चीज़ नहीं है इसलिए लोगों को पता भी नॉर्मली नहीं होता, पर ये गलती होती है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इफ़ यू हैव ए कॉपी एंड पेन, तो उसको मैं जो बोलूँ वो लिखते जाना, तो समझने में ईजी होगा। ठीक है, ऐसे मैं खाली बोलता रहूँगा, यू विल कीप लिसनिंग, तो मे बी रिलेट नहीं कर पाओ या कॉन्क्रीट नहीं बन पाए, एब्स्ट्रैक्टनेस रहे। सो जो मैं जितना बोलूँ उतना एक एक दो दो वर्ड या लाइन लिखते रहना, तो उससे फिर जब मैं सम अप करूँगा तो समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज़ ये लिखो कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है
उसमें मान लो कि 500 लोगों में से एक डिसऑनेस्ट है, आउट ऑफ 500 पीपल 1 इज डिसऑनेस्ट, ये हमारी पॉपुलेशन में है। ठीक है, तो अब हम जो है कोई टेस्ट डिवाइस करते हैं कि भाई हम डिसऑनेस्ट लोग जो है अपने टेस्ट से पता कर लेंगे। अब उस जो टेस्ट जो हमने बनाया उसकी एक्यूरेसी 90% है, ये भी लिख लो, एक्यूरेसी इज 90%। ठीक है, पहला फैक्ट ये था कि आउट ऑफ 500 1 इज डिसऑनेस्ट। दूसरा फैक्ट, टेस्ट जो हमने बनाया वो 90% एक्यूरेट है। ठीक है, दो फैक्ट हो गए, जो कि टेस्ट बहुत अच्छा है, 90% एक्यूरेसी है तो इट इज नाइस। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अभी आगे बताऊंगा कि जो लो बेस रेट है कि 500 में से सिर्फ एक ही डिसऑनेस्ट है ना, प्रॉब्लम ये है। कैसे है प्रॉब्लम, आगे बताऊंगा अभी। सो अब जो है मान लो कि हमने जजों का अपॉइंटमेंट करना है, तो वी डोंट वांट कि जो है डिसऑनेस्ट लोग जज बने। तो मान लो कि 5000 एप्लीकेंट्स आए, 5000, ये भी लिख लो, एप्लीकेंट्स है 5000। ठीक है, तो अगर 500 लोगों में एक डिसऑनेस्ट है तो 5000 में 10 लोग डिसऑनेस्ट होंगे, 10 टाइम्स हो गया ना। 500 का 10 टाइम्स 5000 हो गया और 1 का 10 टाइम्स 10 हो गया। तो अगर हम 5,000 लोगों का टेस्ट करेंगे तो उसमें से 10 निकलने चाहिए जो डिसऑनेस्ट हैं, लेकिन हमारे टेस्ट की एक्यूरेसी क्या है, 90%। ठीक है, यानी कि जो 5000 में से जो 10 हैं उसमें से केवल ये 9 को डिटेक्ट कर पाएगा, एक को नहीं कर पाएगा। 90% है ना, तो 10 का 90% जो है 9 हो गया। 90% एक्यूरेसी मतलब 10 में से 9 को इसने डिटेक्ट कर लिया और एक को नहीं कर पाएगा। पर ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, अभी आएगी नेक्स्ट। तो ये 10 जो हमने निकाल दिए जो डिसऑनेस्ट थे, इसमें से एक मान लो वो नहीं भी पकड़ा, तो बाकी के जो है 5000 में से बचते 4990। 4990 जो बचे, इसमें भी तो 90% एक्यूरेसी ही होगी। तो 4990 का जो 10% है जहां की मिस्टेक होगी वो हो गया 499। यानी कि 499 लोगों को ये गलत रूप से डिसऑनेस्ट बोल देगा जबकि वो ऑनेस्ट होंगे, है ना। डिसऑनेस्ट लोगों के केस में 10% जो मिस्टेक है वो एक हुई, और ऑनेस्ट लोगों के केस में जो मिस्टेक हुई यानी कि जिसको ऑनेस्ट को डिसऑनेस्ट बोल दिया वो 499 हो गया। तो टोटल डिसऑनेस्ट ये टेस्ट कितने बताया, 499 प्लस 9 जो पहले बताया, सो 508 हो गया। तो अब 5000 में से थे तो केवल 10 डिसऑनेस्ट और टेस्ट हमारा बता रहा 508 है डिसऑनेस्ट। तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई ना, ये जो इतने लोगों के साथ में अन्याय हो गया, गलत हो गया। सो ये लो बेस रेट है, ये समझ में आया। ठीक है, गुड। फिर दूसरी मिस्टेक होती है मिस इंटरप्रेटिंग डुअल हाई बेस रेट। ये भी जो मैं जितना बोलता जाऊं उतना लिखते जाना तो इजीली समझ में आ जाएगा, नहीं तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो मान लो कि एक सेंटर है, उस पर 200 लोग 200 पीपल कम फॉर सर्विसेज मतलब साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल सर्विसेज बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हुआ उसके बाद में 200 लोग आए, ये लिख लो है अर्थक्वेक, उसके बाद में 200 पीपल कम फॉर सर्विसेज। ठीक है, अब जो 200 लोग आए, सेकंड फैक्ट ये है कि उसमें से 162 उनको पीटीएसडी डायग्नोज हुआ जो कि एक किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन या फेथ के थे। आउट ऑफ 200 162 वर डायग्नोज एज पीटीएसडी ऑफ ए पर्टिकुलर फेथ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 81% हो गया। 162 के आगे 81% लिख लो ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, फिर इसी फेथ के जिस फेथ के 162 पीटीएसडी थे, 18 और आए, और ये जो 18 आए इनको अदर देन पीटीएसडी था, इनको मतलब अनरिलेटेड टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से रिलेटेड टू पीटीएसडी हो गया, अनरिलेटेड टू अर्थक्वेक कोई और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये 18 थे। तो अगर हम टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज देखें तो 9% हो गया। 18 इज 9% ऑफ 200। सो पहले 81% प्लस ये 9%, तो टोटल जो है 90% जो है जो पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर फेथ की हो गई। ठीक है, अब
बाकी के जो 20 लोग बचे, 162 प्लस 18 जो 180 हो गए ना, तो 20 लोग बचे। तो आउट ऑफ जो रिमेनिंग 20 पीपल हैं, उसमें से 18 पीपल आर जो दूसरे फेथ के हैं, सम अदर फेथ, दे हैव PTSD। सो दिस 18 इज ऑल्सो 90% ऑफ 20। तो मतलब बाकी का जो दूसरा फेथ है उसके भी 90% लोग जो है PTSD हैं। 18 आउट ऑफ 20, 18 इज 90% ऑफ 20। ठीक है। सो और जो बाकी के दो आए, यानी कि जो 10% आए, वो दे आर अनरिलेटेड टू अर्थक्वेक। ठीक है। अब देखो इसमें ये डुअल हाई रेट हो गया। एक तो एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के लोग उस सेंटर में आए, और कितने थे वो? 90% थे। और उस 90% जो लोग थे उसमें से 81% को PTSD निकला। तो अगर हम इस डाटा को ऐसे देखेंगे तो हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिलीजन वालों को PTSD ज्यादा होता है। ओके, एक मिस्टेक हम ये कर सकते हैं। दूसरी मिस्टेक हम क्या कर सकते हैं कि 81% जो आए हैं एक पर्टिकुलर फेथ वाले जिनको PTSD है, तो हम ये भी कह सकते हैं इस पर्टिकुलर फेथ वाले या रिलीजन वाले जो लोग हैं, दे आर ओपन टू साइकोलॉजिकल सर्विसेज इफ दे हैव ए प्रॉब्लम। मतलब उनको अपने जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उनका जो रिलीजन है या फेथ है एनकरेज करता है कि यस यू टेक हेल्प। तो ये दोनों बातें सही तो नहीं हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि आने वाले ही ज्यादा हैं, हमें नहीं पता है कि एक्चुअली क्या है। ठीक है। सो इस तरह से हम ये गलत इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि जो ज्यादा संख्या वाले हैं, देयर फेथ मेक्स इट इजियर टू सीक मेंटल हेल्थ सर्विसेज इफ दे हैव PTSD। ठीक है। सो ये डुअल हाई रेट से ये हमने गलत इंटरप्रिटेशन किया। ठीक है। और दूसरा गलत इंटरप्रिटेशन हम ये कर सकते हैं कि जो दूसरे रिलीजन वाले हैं उसमें भी तो 90% लोग हैं जिनको PTSD हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि उस रिलीजन के जो लोग हैं वो वल्नरेबल ज़्यादा हैं PTSD के लिए, क्योंकि उनका भी परसेंटेज तो हाई है ना, लेकिन उनका टोटल नंबर तो केवल 20 है, परसेंटेज उनका 90% है। तो ये भी हम जो है मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये डुअल हाई बेस रेट से ये मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? हाँ, क्योंकि वो मिसमैच जो है रिप्रेजेंटेशन है ना पॉपुलेशन का, इसलिए ये हो गया। अब एक परफेक्ट कंडीशंस फैलेसी, ये अनस्टैंडर्डाइजिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट वाला है, वैसे ही मिलता जुलता है। वहां पे तो हम अपनी गलती से कर रहे थे। मान लो कि हम जो है उसमें एक एग्जांपल हम और जोड़ सकते हैं पहले वाले में, कि हम जो नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, या जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, या सब्जेक्ट को टेस्ट ठीक से नहीं समझा रहे हैं कि करना क्या है, तो वो टेस्ट अपने आप स्टैंडर्डाइज हो गया, है ना। और परफेक्ट कंडीशंस फैलेसी, वही जो मैंने रिमेनिंग एग्जांपल दिए थे, वो इस कंडीशन में फॉल करते हैं कि वो आज स्ट्रेस में है, या मेडिसिन खा के आया है, या चश्मा लेके नहीं आया, वो बातें हमें पता ही नहीं है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कंडीशन परफेक्ट है, हमने सारे नॉर्म्स फॉलो किए हैं, सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सब कुछ समझाया है। सो वो एग्जांपल इसमें फॉलो, पहले में हमारी मिस्टेक थी, इसमें हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमें फैक्ट्स का पूरा पता नहीं है। ये बारीक सा डिफरेंस है। उसमें हम गलती कर रहे हैं, इसमें हमें पता ही नहीं कि गलती क्या हो रही है। ठीक है, ये परफेक्ट कंडीशन फैलेसी है। फिर आता है फाइनेंशियल ब्याज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मेडिकल प्रोफेशन में जो है बहुत लागू होता है, हर मेडिकल प्रोफेशन में, इनफैक्ट हर प्रोफेशन में ही लागू होता है, पर यहाँ पे और ज़्यादा लागू होता है कि जो असेसमेंट कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट हो या साइकेट्रिस्ट हो,
अगर वो कहीं से फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं, सो देन देयर आर चांसेस कि जिससे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं उसके फेवर में रिपोर्ट बना दे। ठीक है, जैसे जब DSM 3 या 4 या इवन 5 बना, उसमें जो है ग्रुप ऑफ साइकेट्रिस्ट होते हैं, तो उसमें कई साइकेट्रिस्ट ऐसे थे जिन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी से कोई ना कोई ग्रांट या एड या हेल्प ली हुई थी फाइनेंशियल। तो ऑब्वियसली जब वो DSM बनाएंगे तो ऐसी चीज़ें वो उसमें रखेंगे कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सूट करती हो, वट एवर दैट मे बी। सो एथिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे पैसा लिया है उसके कहने पे रिपोर्ट हम कोई बनाए। अब जैसे कोर्ट हमको कहता है कोई रिपोर्ट बनाने के लिए, तो कोर्ट तो कोई पैसा हमको दे नहीं रहा है, तो फाइनेंशियल बयास नहीं होगा। लेकिन कोर्ट में एज एविडेंस कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए कोई इंडिविजुअल हमको पैसा देता है कि मेरा ये टेस्ट करके मुझे रिपोर्ट दो, तो ये फाइनेंशियल बयास हो सकता है। हो सकता है कि व्यक्ति पैसा लेने की वजह से वो रिपोर्ट बना दे जो कि इंडिविजुअल को कोर्ट में सूट करे। सो दिस इज फाइनेंशियल बयास। ये समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट इज इग्नोरिंग इफेक्ट ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और द प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर। ये भी है, जैसे कई बार जो है, बहुत बार होता है कि खासतौर से कोर्ट्स रिलेटेड मैटर में जब हम कोई असेसमेंट या टेस्टिंग कर रहे हैं तो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या विटनेस के रूप में किसी और को वहाँ पे बिठा रखा है कि हाँ भाई उसके सामने टेस्ट हो रहा है। तो इन चीज़ों का सब्जेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट होता है कि जैसे ही ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो आदमी ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और सोशली डिजायरेबल या फेकिंग करने लग जाता है, या किसी विटनेस की प्रेजेंस में पॉलिटिकली करेक्ट जवाब देने की कोशिश करता है। तो इस टाइप से जो है ये इफेक्ट भी हमको इग्नोर नहीं करना है कि इफ़ यू आर डूइंग ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और इफ थर्ड पार्टी इज प्रेजेंट, रिजल्ट माइट बी डिफरेंट। ठीक है, इशू आता है इसमें अनसर्टेन गेट कीपिंग। इसमें दो की चीज़ें हैं। एक तो हम जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं क्लाइंट से, सो क्लाइंट को जो है हमें पहले से ही क्लियरली बताना होता है, बताना चाहिए कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं ये किसके पास रहेगी, कौन इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेगा, उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ किया जाएगा, उस इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। सो ये सब हमें क्लाइंट को पहले बताना होगा। कोई अनसर्टेनिटी उसके दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी किस हद तक रहेगी, क्या होगा, नहीं क्लियर उसको पता होना चाहिए। ठीक है, वो नहीं पूछे तो भी हमें बताना है। इट इज नॉट दैट द क्लाइंट विल आस्क देन विल टेल। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि मान लो सपोज हमने कोई IQ टेस्ट डिजाइन किया हुआ है और हम कहीं पे भी डायग्नोसिस या असेसमेंट के लिए उस IQ टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो IQ टेस्ट का क्वेश्चन पेपर जो है लीक हो गया है, लोगों के पास पहुंच गया है, क्योंकि हमने उसको सेफ गार्ड नहीं किया था, सेफ कीपिंग नहीं की थी, प्रॉपर गेट कीपिंग उसकी नहीं की थी, तो लोगों तक पहुंच गया, तो अब जो आएंगे IQ टेस्ट के लिए वो तो पहले से उनको आंसर सारे पता होंगे, तो हमारा जो टेस्ट जो है हम जो करेंगे कंडक्ट, उसके रिजल्ट गलत आएंगे। सो इसलिए हमें जो भी टेस्ट हैं या असेसमेंट टूल्स हैं उनको उनकी सीक्रेसी भी मेंटेन करनी होती है। इसीलिए जो कई टेस्ट होते हैं उनके जो है मोर देन वन फॉर्म बनाए जाते हैं कि वही प्रिंसिपल पे टेस्ट बना होगा, IQ का ही होगा, लेकिन जो है फॉर्म A, फॉर्म B, फॉर्म C होगा, ताकि हम बदल बदल के इसको करते रहें तो किसी को पैटर्न ना पता लग पाए। तो अनसर्टेन गेट कीपिंग में ये दोनों चीज़ें आती हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूँ। फिर अब जो APA है, APA मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। सो इन्होंने जो है एक एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट जो है 1992 में बनाया था। इसे नेट्स में फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, पढ़ लेना, इट इज़ गुड। तो इन्होंने जो है सर्टेन चीज़ें जो बताई थी, सिलेबस में लिमिटेड चीज़ें हैं तो हम वही कवर करेंगे। तो पहला है कॉम्पिटेंस। एथिकल, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, मॉरलिटी की नहीं। ये तो करना ही पड़ेगा जो हम बातें कर रहे हैं, ऑप्शनल नहीं है।
और ये सारी चीज़ें जो है APA ने ही डिसाइड करी हैं। सो इट इज़ नॉट ऑप्शनल कि हम करें ना करें, अगर नहीं करेंगे तो अनएथिकल है। सो पहली है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस में ये है कि जो असेसमेंट कर रहा है या जो काउंसलिंग कर रहा है या जो कोई टेस्ट कर रहा है, उस इंडिविजुअल को अपनी लिमिट ऑफ एक्सपर्टीज पता होनी चाहिए कि भाई मुझे इतना तक तो आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो जो नहीं आता है वो करने की ज़रूरत क्या है, मत करो। जिसको आता है उसके पास में रेफर कर दो। अगर मुझे पता है कि मुझे ये पर्टिकुलर साइकोथेरेपी नहीं आती है, बस मोटा मोटी ऊपर से मैंने पढ़ लिया कहीं से, थोड़ा सा रफ आइडिया है, और वो साइकोथेरेपी में देने लग जाऊं, ये जानते हुए भी कि मुझे वो नहीं आती है, ये जानते हुए कि मेरे पास में कोई सर्टिफिकेशन नहीं है वो साइकोथेरेपी का, तो ये अनएथिकल हो गया। या कोई असेसमेंट के लिए हम ऐसा टेस्ट यूज कर रहे हैं, जैसे सपोज लेटर से रोशा टेस्ट को यूज कर रहा है, लेकिन उसने ट्रेनिंग ली नहीं है इंटरप्रिटेशन की, तो ये भी अनएथिकल हो गया है। सो ये कॉम्पिटेंस वाले पार्ट में आ गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में क्या है कि कोई भी टेस्ट जो है बनाया किसी ने, ऑथर ने, तो जो भी टेस्ट बनाया उस टेस्ट के बारे में कोई अनवारंटेड क्लेम नहीं हमने करने। अनवारंटेड क्लेम का मतलब जो चीज़ है नहीं हम उसको क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा है। जैसे फेयर एंड लवली वाले कहते हैं 7 दिनों में गोरा रंग, तो ये जो अनवारंटेड क्लेम हो गया, ऐसा होता थोड़ी है। तो हम जो है कोई टेस्ट बनाए और हम ये कहेंगे हमारा टेस्ट जो है 100% एक्यूरेसी से बता देगा कि इंडिविजुअल को डिप्रेशन है या नहीं है, सो विच इज अनएथिकल। जबकि उसकी एक्यूरेसी लेटर से 90% भी है तो भी जो है हम 100% करें तो वो अनएथिकल हो गया। ठीक है, इंटीग्रिटी। फिर देन प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसमें जो है हमको ये पता होना चाहिए कि जो कौन सा टेस्ट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं कि वो कहाँ यूज़फुल होगा और कहाँ यूज़फुल नहीं होगा। जैसे कि कोई टेस्ट बनाए इंग्लिश में है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए करना तो यूज़फुल नहीं होगा, ये हमको पता होना चाहिए। हम ब्लाइंडली उसको अप्लाई कर दें कि भाई अमेरिका में होता है या इंग्लैंड में होता है तो बहुत अच्छा होता होगा, तो हमारे यहाँ भी कर लेते हैं। वो उनके इंग्लिश स्टैंडर्ड के हिसाब से बना, हमें हमारे इंग्लिश स्टैंडर्ड के हिसाब से या हिंदी मीडियम में बनाना चाहिए। तो ये हो गया। फिर रेस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट एंड डिग्निटी, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रिलीजन में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो हमें उनके जो है कल्चर और उनके रिलीजन या उनका जो भी सोशल स्टैंडर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए टेस्ट को कंडक्ट करना है या बनाना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो कंसर्न फॉर अदर्स वेलफेयर, ये जो है हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम कोई असेसमेंट या टेस्ट कर रहे हैं जिससे कि इंडिविजुअल को नुकसान हो सकता है, तो फिर हमको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो टेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दूं, कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वाले पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे का IQ टेस्ट कराना चाहते हैं। नार्सिसिस्ट है ना, तो उनको लग रहा है कि हमारा बच्चा भी परफेक्ट होना चाहिए। सो अगर ये बात हमें पता है कि पेरेंट्स आर नार्सिसिस्ट और वो बच्चे का IQ टेस्ट करने का मकसद क्या है, इसीलिए ना जो रेफरल क्वेश्चन होता है, जैसे कोई पेरेंट लेके आएगा हमें अपने बच्चे का IQ टेस्ट कराना है, तो रेफरल क्वेश्चन यही हुआ कि भाई इसका IQ क्या है, लेकिन उसका रीजन क्या है, व्हाई द पर्सन वांट्स टू नो, वो हमें क्लियर करना होता है। नहीं तो कभी कभी अनजाने में हम सही काम करते भी गलत कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा एग्जांपल ये हुआ, जैसे मान लो कोर्ट ने ही कोई टेस्ट करने को बोला, तो हमको पता होना चाहिए कि वो जो टेस्ट हम करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट इंडिविजुअल पे क्या होगा। लेटर से कि अगर उसका जो है IQ लेवल टेस्ट करने के लिए कोर्ट ने भेजा है, तो अगर हम कहेंगे कि IQ इसका नॉर्मल है तो उसका कोर्ट में ट्रायल होगा और जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। और हमने ये कह दिया कि IQ टेस्ट में कि इसकी जो मेंटली रिटार्डेड है, तो फिर उसका कोर्ट में केस नहीं चलेगा, उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट मिलेगा, हॉस्पिटल में रहेगा, वो मेंटल वार्ड में रहेगा। तो ये पता होने से हमारे अगर मिस्टेक से उसको इंडिविजुअल को नुकसान हो सकता है तो हमें पता होना चाहिए, तो फिर हमें अलर्ट हो जाएंगे ना कि थोड़ी सी भी गलती हुई तो इसका इतना नुकसान हो सकता है। तो हमें ये कंसर्न होना चाहिए
इंडिविजुअल के वेलफेयर के बारे में कि कहीं गलती से भी हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे इंडिविजुअल का नुकसान हो जाए। ठीक है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जैसे आपको कोई स्कूल हायर कर सकता है, भी हमें अपने बच्चों, स्कूल के बच्चों का सबका IQ टेस्ट कराना है, तो ये अपेरेंटली तो बहुत अच्छी बात है, दिख रही है, लेकिन इसका वो यूज़ क्या करेंगे अगर हमें ये नहीं पता है तो भी वो गलत हो जाएगा। जैसे मान लो कि उन्होंने आर्बिट्रेरली डिसाइड किया कि हम क्लास 8th या 9th या 10th में जो है बच्चों का IQ टेस्ट करेंगे, और जो इतने से ज़्यादा IQ वाले बच्चे होंगे केवल हम उन्हीं को एडमिशन देंगे इन सब्जेक्ट्स में, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। IQ इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, अनलेस कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो हर बच्चे को जो है मौका मिलना चाहिए, कभी भी कोई इम्प्रूव कर सकता है, हर एक का टॉप क्लास होना जरूरी थोड़ी है, इंटरेस्ट है तो आगे इम्प्रूव भी कर जाएगा। तो ये भी हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी होगी कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसका कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है। सो ये जो है APA वाले 6 एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, प्रोफेशनली तो है ही हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। अब ये क्लियर है, आगे बढ़े। देन वी कम टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। वही जो हमने बातें करी हैं ऑलमोस्ट वही है, हम एक एक करके उनको देखते हैं। पहला है जो जितनी भी टेस्टिंग और असेसमेंट है ये हमेशा इट शुड बी कंडक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए डिफाइंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। मतलब ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठे हुए कोई मिलने आया, हेलो हाय हुई, अरे मेरा टेस्ट कर देना, ऐसे नहीं। आप क्लिनिक पे आइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, वहाँ पे आपको प्रोसीजर बताया जाएगा, फीस जमा करिए, जो भी फीस है किया जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इट शुड बी कंडक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए डिफाइंड प्रोफेशनल रिलेशन। डिफाइंड, ऐसे नहीं करना है जान पहचान है और जो चलते फिरते कर दिया, हाँ आज बैठो बैठो अभी करता हूँ, ऐसा नहीं। फिर जो टेस्ट है उसको अप्रोप्रिएट वे में करना है, ये नहीं कैसे भी कर देना है, जल्दी है तो कम टाइम में खींच दिया टेस्ट को, आधा भी कर लेते हैं आधा बाद में कर लेंगे, टाइम ज़्यादा है, ऐसा नहीं करना है। फिर जो टेस्ट वही यूज़ करने चाहिए जिनको एक साइंटिफिक प्रोसीजर के तहत जो है डेवलप किया होगा। ओनली दोज टेस्ट शुड बी यूज्ड व्हिच आर डेवलप्ड यूजिंग एक्सेप्टेबल साइंटिफिक प्रोसीजर्स। फिर जो हमें उस टेस्ट की लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए कि भाई ये टेस्ट जैसे कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है, या इस कल्चर के लिए है, इस कल्चर के लिए नहीं है, या इस एज से कम होगा तो भी ये टेस्ट के रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। तो जो भी लिमिटेशंस है उस टेस्ट की वो हमको पता होनी चाहिए। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट बात हो जाती है कि जो इंटरप्रिटेशन है हमें टेस्ट का, वो उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। कि मान लो कि किसी ने जो है इंग्लिश मीडियम में 6th से पढ़ना शुरू किया है, अभी 3-4 साल हुए हैं, इंग्लिश तो जानता है लेकिन उतनी अच्छी नहीं जानता है, तो जब हमने टेस्ट किया तो उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होने की वजह से जो है, इंग्लिश तो जानता है लेकिन अच्छी नहीं जानता, इसलिए रिजल्ट पूरा है, क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहा है। तो इंटरप्रिटेशन जो हम उसका अगर लो IQ आ रहा है तो ये कहेंगे लो IQ की वजह ये भी हो सकती है कि उसका जो है इंग्लिश की नॉलेज कम है। तो इंटरप्रिटेशन में ये ध्यान रखना होगा, लिमिटेशन के को मद्देनजर रखते हुए कीपिंग इन व्यू द लिमिटेशन वी हैव टू इंटरप्रेट द रिजल्ट। फिर जो अनक्वालिफाइड लोग हैं उन लोगों को कभी टेस्ट यूज नहीं करना, किसी को कुछ पता ही नहीं टेस्ट के बारे में, उनको दे दिया अच्छा तुम कंडक्ट कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो ऑब्सलीट और आउटडेटेड टेस्ट हैं वो यूज नहीं होने चाहिए। कुछ टेस्ट थे वो किसी जमाने में अच्छे थे, अब नहीं है, क्योंकि अब वो जो जिस प्रिंसिपल पे बनाए गए थे वो प्रूव हो चुका है कि वो आउटडेटेड या गलत हैं, तो नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज some test was used at some point of time, it was very popular, इसलिए अभी हम अभी यूज करें वो गलत होगा। if it is outdated, outdated, if it is obsolete, it is obsolete। फिर जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस टेस्ट में क्लियरली जो है उस टेस्ट का पर्पस, क्यों यूज करना है उस टेस्ट को, नॉर्म्स और जो भी इसके इंस्ट्रक्शंस, सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होनी चाहिए ताकि टेस्ट करने वाला पता चले कि क्या वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और जो भी टेस्ट के रिजल्ट है उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे वो टेस्ट,
कि भाई जो रिजल्ट, ये रिजल्ट का मतलब ये है, ये का मतलब ये है, ये का मतलब ये है। गैस वर्क नहीं होना चाहिए। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, जो मैं बता ही चुका हूँ, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ टेस्ट शुड बी मेंटेन्ड। आपने टेस्ट को लीक कर दिया है, सबको पहले से आंसर पता है, तो उस टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। इवन कई बार लोग जान के भी गलत रिजल्ट दे सकते हैं अपने फायदे के लिए। जैसे मान लो कोर्ट ट्रायल के लिए है, तो अगर उसको पता है कि इस टेस्ट में क्या चेक किया जाएगा और क्या स्कोर से जो है क्या इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा, तो सारे आंसर्स वैसे ही करेगा जिससे कि उसको साइकेट्रिक इलनेस हो, ताकि कोर्ट से वो छूट जाए। सो इन दिस केस इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द टेस्ट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। सो इसलिए हमको ये भी एथिकल स्टैंडर्ड्स में आता है, जो मैं ऑलरेडी बता ही चुका था पहले। फिर अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो इनके कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन ने वो फर्स्ट टाइम पब्लिश किए थे 1954 में, और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज किया गया है। सो क्या क्या है वो, एक तो वही सेम चीज़ें हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और नॉर्म्स होना चाहिए उसमें। फिर वो क्लिनिकल और एजुकेशनल सेटिंग के लिए होने चाहिए। फिर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब जैसे लेटर से अमेरिका में सब इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं 1-2-4% की उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके लिए फिर क्या करोगे? उनके लिए भी कोई टेस्टिंग होनी चाहिए, है ना। फिर जो टेस्ट जिसको दिया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है, जो उसके सारे जो राइट्स हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं कि हम उसके कोई राइट का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल कि हमको उससे ऐसी इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं जो कि एथिकली पूछना गलत है। अगर ट्रीटमेंट के लिए या किसी पर्टिकुलर असेसमेंट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है उस इंफॉर्मेशन की, तो वो गलत है पूछना भी। और दूसरा, अगर वो सही भी है तो इंडिविजुअल को जो है हक है कि वो उस इंफॉर्मेशन को रिफ्यूज़ करे। अगर वो नहीं देना चाहता तो नहीं देना चाहता, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो उसके राइट्स का हमें, ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ? फिर नेक्स्ट है हमारा एथिकल इश्यूज। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। एथिकल इश्यूज जो है, सबसे पहला इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये समझो सबसे पहले, क्योंकि ये स्टार्टिंग सबसे पहले यहीं से होती है। जब हम कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो यहीं से होती है। इस इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या है कि हम जो भी हमारा सब्जेक्ट है या क्लाइंट है, उसको बहुत क्लियरली बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, और क्लाइंट का राइट है वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, नहीं करना चाहे, और कंसेंट दे भी दे तो एट एनी टाइम इन बिटवीन द कंसेंट कैन बी विड्रॉन एंड द क्लाइंट कैन लीव। ये सारी चीज़ें जो हैं क्लाइंट को हम क्लियरली बताएंगे, और क्लियरली बताने के बाद ही उससे कंसेंट लेंगे। ठीक है। अगर कि ये नहीं कि हाँ भाई हमें तुम्हारा ये टेस्ट कंडक्ट कर लें, उसने कहा हाँ, तो ये कंसेंट नहीं हुआ। ठीक है। जो भी मैंने स्टार्टिंग में बोला वो सारा उसको एक्सप्लेन करने के बाद में ये पूछना होगा, और उसने हाँ कह भी दिया तो भी इट इज़ नॉट द एंड। फिर वही चीज़ उससे राइटिंग में लेनी है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के रखना है, उससे सिग्नेचर लेने हैं कि हाँ मैं इस टेस्ट के लिए कंसेंट देता हूँ, मुझे मालूम है टेस्ट क्यों किया जा रहा है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या क्या रिस्क हैं, एंड आई नो दैट आई हैव द राइट टू विड्रॉ कंसेंट इन एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आई विश टू एंड लीव। तो इस तरह से जो कुछ भी हमने उसमें समझाया वही रिटर्न में भी होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में उसे साइन लेने हैं। और अगर कोई माइनर है, मतलब नाबालिग है, उस केस में जो उसके गार्जियंस या पेरेंट्स हैं उनसे जो है रिटर्न में कंसेंट लेना है। एक चीज़ और भी है, कई बार क्या होता है कि बायोलॉजिकली तो या लीगली तो इंसान जो है एडल्ट है, कि एज तो 18 से ऊपर है, लेकिन मान लो मेंटली रिटार्डेड है, तो उसकी कंसेंट जी वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो अपनी कंसेंट देने की स्थिति में ही नहीं है, उसको उतना समझ ही नहीं है।
तो उस केस में भी 18 से ऊपर हो तो भी इफ द पर्सन इज नॉट इन ए पोजीशन टू गिव कंसेंट, जैसे मान लो हो सकता है बेहोश हो वो, या उसको डिलीरियम में हो, इट कुड बी एनीथिंग, तो उस टाइम में वो उसकी कंसेंट अगर वो देगा भी तो कंसेंट जो है लीगली वैलिड नहीं है, तो भी उसके जो है जो भी उसका गार्जियन या पेरेंट है उनसे कंसेंट ली जाती है। सो ये दिस वाज रिगार्डिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सो ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, ठीक है। और एक और चीज है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट तब भी ली जानी चाहिए, तब भी ली जानी चाहिए जब इसकी जरूरत नहीं हो, तब भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट करो, तो अभी तो कोर्ट का ऑर्डर है ना, हम रिफ्यूज कर ही नहीं सकते हैं, तब भी जो है हम कंसेंट उससे लेंगे, ठीक है। वो चाहे वो नहीं भी मना भी करे तो कोई बात नहीं, उसे मना करने दो, एटलीस्ट हम ये तो बताएंगे कि हाँ हमने इससे कंसेंट के लिए कहा था, इसने मना किया था लेकिन कोर्ट ने कहा था इसलिए हमने करी है। सो देन यू, हाँ देन यू आर सेफ कि कोई जो है लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो कंसेंट नहीं लिया तो बाद में वो इंडिविजुअल कह सकता है मुझे तो बताया ही नहीं गया था कि ऐसी कोई कंसेंट भी होती है, और वो कंसेंट नहीं दे रहा है तो कोर्ट को अपने आप ही फिर डाउट हो जाएगा कि कंसेंट क्यों नहीं दे रहा, अगर ये ऑनेस्ट है तो कंसेंट देनी चाहिए टेस्ट के लिए। तो इसलिए इवन इफ इट इज नॉट मैंडेटरी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस टू आस्क फॉर कंसेंट, स्टिल कंसेंट शुड बी आस्क्ड, ठीक है। तो कंसेंट के जो है 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, वॉलंटरीनेस, कॉम्पिटेंस एंड इंफॉर्मेशन। वॉलंटरीनेस का मतलब वो अपनी इच्छा से, मर्जी से आ रहा हो, कोई कोर्शन ना हो, कोई जबरदस्ती ना हो कि भाई तुम मेरे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे तभी मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा, है, या अच्छे नंबर तभी मिलेंगे जब मेरे को मेरा क्वेश्चन आंसर करोगे, वो नहीं होना चाहिए, फ्री विल होना चाहिए। फिर जो सेकंड इज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस में मैंने बता ही दिया कि एक तो लीगली कॉम्पिटेंस होना चाहिए मोर देन 18 ईयर्स, और दूसरा जो है मेंटली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर उस मेंटल कंडीशन में नहीं है, मान लो कोई वैसे मेंटली नॉर्मल है, एज भी उसकी 18 से ऊपर है लेकिन वो नशे में है, तो अभी जो कंसेंट ली गई दैट इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है इंफॉर्मेशन, वही मैं बता चुका हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन उसको देनी है, चाहे वो पूछे या ना पूछे, ईच एंड एवरीथिंग। अगर कुछ भी छुपाया गया है या नहीं बताया गया है तो दैट इज अनएथिकल। तुमने बताया तो है लेकिन 10 में से 9 बातें बताई, एक नहीं बताया, तो वो अनएथिकल हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और जो है एथिकल बात है कि जो टेस्ट टेकर है, जिसके ऊपर आपने टेस्ट कंडक्ट किया है, उसका ये राइट है कि उसको फीडबैक बताया जाए, जो टेस्ट उसके ऊपर कंडक्ट किया। आपने किसी का आईक्यू टेस्ट कंडक्ट किया तो ये उसका राइट है कि आप उसको बताओ कि भाई उसका टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा, चाहे वो पूछे या ना पूछे, इससे मतलब नहीं, यू हैव टू टेल। ये नहीं कि वो उसने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बताना इस तरीके से चाहिए कि केवल इंडिविजुअल को बताया जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। जैसे मान लो क्लास में 100 लोगों का कंडक्ट किया आईक्यू टेस्ट, तो हम ये कहेंगे हमने उधर जो है ब्लैक बोर्ड पे लिस्ट चिपका दी, अपना अपना जाके आईक्यू देख लो, ये नहीं होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट हो गई ना। हाँ, ये ध्यान रखना होगा। तो हाँ, अनलेस एक कंडीशन इसमें है, एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई ये राइट उसका वेव ऑफ कर दिया गया है क्लाइंट का, तब हमें बताने की जरूरत नहीं। जैसे लेटर से कि कोर्ट ने हमसे कोई असेसमेंट या टेस्ट रिपोर्ट मांगी है किसी के बारे में, तो और हमको ये बताया जाता है कि भाई ये रिपोर्ट कोर्ट को देनी है, तो हमें इंडिविजुअल को नहीं बताना है, ठीक है। एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल ये है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, वो भी अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर कंडक्ट करती हैं टेस्ट, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू वगैरह करवाती हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो उस केस में भी जो इंडिविजुअल है उससे साइन करवा लेना चाहिए, वेवर ऑफ द राइट, कि मैं इस टेस्ट का रिजल्ट मुझे डायरेक्टली ना बताया जाए, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि जो उसके एम्प्लॉयर हैं उसको रिजल्ट जाएगा, ठीक है। तो ये भी एथिकल चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अगर जहाँ पे वेवर है तो फिर हमें बताने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। फिर अब जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो क्लियर सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई भारी भरकम टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं चाहिए, और इस तरह से नहीं लिखी हो कि ये मिस इंटरप्रेट किया जाए, मिसअंडरस्टैंड किया जाए उसको। ठीक है। एक थंब ऑफ रूल के रूप में अगर हम बात करें तो जो क्लास 7th का स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड की इंग्लिश होनी चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन किसी का ना हो। तो उसमें जो है कोई भी चीज़ जो है ऐसी हमें ओमिट नहीं करनी है। हमें मतलब हमें ये अगर इंडिविजुअल को हार्म हो रहा है किसी चीज़ से तो हमें वो चीज़ें उस रिपोर्ट में नहीं डालनी है। ठीक है, ये हमको देखना होगा। अनलेस की जो कोर्ट वाली बात है वो बात अलग है, वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इसका हम रिजल्ट दे देते सही तो इसको हार्म हो जाता है इसलिए हमने गलत बोल दिया, वो नहीं चलेगा। जैसे वो पेरेंट वाला मैंने केस बताया था, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स वाला, तो वहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चे का नुकसान हो सकता है, इस पर और प्रेशर डालेंगे, नार्सिसिस्टिक पेरेंट है तो प्रॉब्लम होगी। तो ये भी है। तो एक चीज़ हमको और भी ध्यान में रखना होगा कि जो सारे टेस्ट हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं पूरी ज़िंदगी के लिए वैलिड नहीं होते हैं। जैसे आईक्यू तो मोर और लेस सेम रहती है पूरी ज़िंदगी में, लेकिन हर जो टेस्ट का रिजल्ट है वो सेम थोड़ी होगा। जैसे हम बात करें बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री है या बैक एंजाइटी इन्वेंट्री है, इसके रिजल्ट वैलिड होते हैं ओनली फॉर फ्यू डेज, मे बी ए वीक, 15 डेज। तो और जो पर्सनैलिटी टेस्ट है जैसे मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, MCMI है, इनके फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स होंगे। तो जो हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो हमें क्लाइंट को बताना है कि ये जो भी इसकी रिपोर्ट होगी ये इतने दिन तक तुम्हारे रिकॉर्ड में रहेगी और उसके बाद में इस रिकॉर्ड से हटा दी जाएगी, उसके बाद में वो वैलिड ही नहीं है। किसी का मान लो बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री में आज जो है डिप्रेशन आया है और 6 महीने तक उसके रिकॉर्ड में रखा रहा है, तो ये जरूरी थोड़ी कि 6 महीने बाद भी उसको डिप्रेशन था ही तो रिपोर्ट रखना गलत हो गया ना। तो उसके एक तरह से स्टिग्मा परमानेंटली अटैच कर दिया आपने अगर उसमें रखे हुए। तो जो भी उस रिपोर्ट की वैलिडिटी है उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ठीक है। और जो क्लियर इंफॉर्मेशन तो खैर देनी ही देनी है। जो यूज ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स टू रिकॉर्ड द टर्म्स ऑफ कंसेंट इज स्टैंडर्ड, ये मैंने बता ही दिया है। जो भी कंसेंट हम दे रहे हैं स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में रिटन में होनी चाहिए। वर्बली भी पहले एक्सप्लेन करनी है लेकिन होना हो राइटिंग में, और 7th ग्रेड की लैंग्वेज होनी चाहिए कंसेंट फॉर्म में, ज़्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश या टेक्निकल नहीं होनी चाहिए। और जो इसके रिपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हैं वो उसको दिखाने हैं क्लाइंट को उसके साइन से पहले, मतलब खुद के साइन से पहले। जैसे हमें किसी को रिपोर्ट सबमिट करनी है तो वो रिपोर्ट सबमिट करने से पहले क्लाइंट को दिखानी है। अगर एग्जम्पशन ले लिया गया तब नहीं दिखानी है, एग्जम्पशन नहीं है तब की बात कर रहा हूँ। जैसे कोर्ट ने कहा कि कंडक्ट करो एग्जाम तो हमें उसको रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। ये एम्प्लॉयर हमसे करवा रहा है टेस्ट और एम्प्लॉयर ने उनसे रिटर्न में एग्जम्पशन ले रखा है तो हमको जरूरत नहीं है। अदर देन दैट हम जो भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसमें अब दिखाने के क्या फ़ायदे हैं, 2 फायदे तो क्लियर कट हैं। एक तो हम जो असेसमेंट दिखाएंगे तो क्लाइंट हमको बताएगा नहीं नहीं इसमें ये जो लिखा है ये तो गलत है, मुझे तो ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। हम उसको कह लिख रहे हैं कि ये इंट्रोवर्ट है बहुत, वो कह रहा है नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं, मेरे तो बहुत दोस्त है, मैं तो दोस्तों के बिना रह ही नहीं सकता हूँ, डेली मिलता हूँ जाके। तो हम भी करेक्ट अपने आप को करने का मौका मिलेगा, हमें कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है, क्रॉस चेक हो जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि इंडिविजुअल को फीडबैक मिलता है अपने बारे में, तो अगर उसने अपने आप में कोई करेक्शन लाना है तो वो भी अपने आप में करेक्शन ला सकता है। ठीक है। और जो ये देखा गया है कि जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम पूरी बातें खुल के एक्सप्लेन करके क्लाइंट को बताते हैं तो उसका जो है क्लाइंट का जो है थेरेपिस्ट से रिलेटेड जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है इम्प्रूव होता है, लाइकेबिलिटी बढ़ती है और जो है ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ता है कि हाँ ये सारी बातें खुल के बताता है, कुछ छुपाता नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी अगला पॉइंट ये मैं बता ही चुका हूँ कि कैसे मेंटेन करनी, क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो जो मैनेजर एम्प्लॉय का करा रहा है तो एम्प्लॉयज़ को से अगर एग्जाम्पशन नहीं लिया है तो एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट वाला बता ही दिया है मैंने। और हमेशा खराब इंटेंशन नहीं हो सकता, अच्छा भी हो सकता है। जैसे कि टीचर्स जो है कोई फीडबैक जानना, किसी स्टूडेंट के बारे में जानना चाहे, तो अगर उनको पता लग जाता है कि जैसे कि बच्चा डिसलेक्सिक है या उसका लो आईक्यू है, तो वो तो अच्छा इंटेंशन है कि पढ़ाने में उसको हेल्प मिलेगी कि इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ाना है। तो हमें ये भी देखना है कि अननेसेसरी कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ मेंटेन नहीं कर रही है, करनी जहाँ पे कि उसका भला हो सकता है। दैट ऑल्सो वी हैव टू सी। और एक जनरल बात यही है कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ये करता है कि क्लाइंट से रिलेटेड कोई भी बात जो है किसी से डिस्कस नहीं करनी है अदर देन क्लाइंट, और कहीं और डिस्कस करनी है तो क्लाइंट की परमिशन से। ये हमें ध्यान रखना है। और ये हमें ध्यान रखना है कि जो बिना जो क्लाइंट ने जब तक फुल पार्टिसिपेशन नहीं किया है तो हमारा डायग्नोसिस जो है इनएक्यूरेट होगा और थेरेपी इनफेक्टिव होगी। तो हमें हर वो चीज़ करनी है जिससे कि क्लाइंट का जो है इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन पूरा हो। ठीक है। सो एक और ये भी चीज़ है जो लास्ट में लिखा हुआ है, रेड में हाईलाइटेड है, असेसमेंट एंड टेस्टिंग आर फ्रीक्वेंटली कंडक्टेड फॉर थर्ड पार्टीज, जो मैंने बताया, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, कोर्ट हैं, दैट हैव ए वेस्टेड इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ टेस्ट डाटा। हर एक का अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, तो वो भी हमको ध्यान में रखना होगा कि जिसके लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो वो हमको क्लाइंट का अहित नहीं होने देगा, क्लाइंट का नुकसान नहीं होने देगा। तो जब हमें थर्ड पार्टी से कोई रिक्वेस्ट मिले तो हमको जो है उनका जो भी जिसके ऊपर भी टेस्ट करेंगे उनका कंसेंट जो है थर्ड पार्टी के थ्रू ले लेना चाहिए, है ना, ताकि अगर वेवर चाहिए तो फिर वो वेवर भी उनसे साइन करवा लें कि भाई हमें रिजल्ट इनको नहीं बताना, ताकि आपके ऊपर लीगल प्रॉब्लम बाद में ना आए कि टेस्ट का रिजल्ट हमें नहीं बताया, उनको बता दिया। फिर एक है, दूसरा इशू है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो इंडिविजुअल को पूरा राइट है अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का, वो अपने बारे में क्या इंफॉर्मेशन बताना चाहता है, क्या नहीं बताना चाहता है, कितनी एक्सटेंट तक बताना चाहता है, ये सब इंडिविजुअल का राइट है। वो अब उसकी मर्जी है वो बताए या ना बताए। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना होगा। हम कभी भी किसी भी सूरत में क्लाइंट को धोखा दे के या झूठ बोल के या कोर्शन से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। जैसे कि कई लोग, हमने एक नॉर्मल सा आईक्यू टेस्ट भी किया, तो कई लोग नहीं चाहते कि उनका आईक्यू जो है वो बाकी लोगों को किसी को पता चले, तो वो जो है नहीं बताना चाहते तो नहीं बताएंगे। आपने भले ही उनका टेस्ट कंडक्ट किया, वो मत बताइए किसी को अगर वो नहीं चाहते हैं तो इतने सब जो है एथिकल गाइडलाइंस होने के बाद भी जो कई बार जो है डायलेमास हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अननोइंगली जो है इंडिविजुअल ने कोई अपने बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील कर दी है जो कि टेस्ट में हमें पता लग गई है, पॉसिबल है। तो वो सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होगी कि हमें उसको डाइवर्ज नहीं करना। उसने गलती कर दी तो वो हमारे कंट्रोल में है नहीं, लेकिन हम ना करें कम से कम इतना तो है। ठीक है। फिर कहीं कहीं कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं कि उसमें राइट टू मतलब इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी वाला जो है चलता नहीं। जैसे पुलिस है, मिलिट्री है, इसमें जो है बहुत ही हाई लेवल की स्क्रूटनी के बाद में ही लोगों को लिया जाता है कि अगर एक भी गलत आदमी भर्ती हो गया तो फिर जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लोगों के लिए, कि इतनी पावर होती है ना, लोगों की जान लेने की भी अथॉरिटी होती है अगर मेंटली स्टेबल नहीं है वो। तो फिर वहाँ पे फिर ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी वाला नहीं होगा कि तुम्हारी मर्जी है, बताओ मत बता, बताना ही पड़ेगा। ठीक है। ये भी एक ध्यान रखना होगा कि कहाँ ऑप्शनल है कहाँ नहीं है। फिर
The agreement that the information be used to help client develop new insights and change their behavior is generally clear and straightforward. जो मैं बता चुका हूँ कि जब हम उसकी कंसेंट लेते हैं तो हमेशा हेल्पफुल होता, अच्छा होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हमने लिए, बिना घुमा फिरा के बात किए। ठीक है। हाँ, एक और भी होता है कि कई बार जो है लीगल डिफिकल्टीज आती हैं जब इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो किसी बच्चे का हम जो है असेसमेंट कर रहे हैं और उस असेसमेंट में निकल के आया कि बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है घर में, या फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, या इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, हमें निकल के आया। तो अब टेक्निकली तो बच्चा कंसेंट देने की स्थिति में नहीं है, कंसेंट तो उसके पेरेंट्स देंगे, और पेरेंट्स ही उसको जो मेंटली फिजिकली सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंसेंट क्यों देने लगे? तो ये डायलेमा कभी कभी हो जाते हैं। तो इस केस में वैसे लीगली तो ये है कि आपको पुलिस को बताना चाहिए अगर ऐसा कोई केस आया है। ठीक है। जैसे देयर आर सर्टेन क्राइम्स, वो पुलिस को रिपोर्ट करने ही चाहिए, चाहे कोई कंसेंट दे या ना दे। जैसे थेफ्ट है, रेप है, मर्डर है। मान लो किसी बच्चे ने बताया कि उसने अपने किसी पेरेंट को, अपने दूसरे पेरेंट का मर्डर करते हुए देखा, आपको काउंसलिंग में बताया, तो अब ये बात जो है, जो उसका जिंदा पेरेंट है वो तो बताने नहीं देगा, तो यहाँ पे ये बात वैलिड नहीं हो जाएगी, आपको पुलिस को बताना पड़ेगा। या वो बच्चा कहता है कि मेरे कोई भी जो है मदर फादर जो है मेरे को सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, तो अब वो पेरेंट तो कंसेंट देंगे नहीं, तो ये भी जो है बताएं। तो ऐसे भी स्थिति आती है कि बिना कंसेंट के भी कभी कभी हमको रिवील करना पड़ता है, तो वहाँ पे फिर वो लीगल क्वेश्चन हो जाता है, एथिकल क्वेश्चन नहीं रह जाता है। हाँ, इवन एथिकली भी स्पीकिंग यू हैव टू टेल, मतलब यू कैन नॉट रिमेन साइलेंट, ये तो है। और जो भी हम टेस्ट दें, कंडक्ट करें, तो उसका स्पेसिफिक पर्पस हमको माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा ये भी कर लो वो भी कर लो, देखते हैं फिर क्या आता है, नहीं, जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं उसका पर्पस हमको क्लियर होना चाहिए, तभी वो टेस्ट जो है हमने कंडक्ट करना है। सो विद दिस आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। लेट अस सी। yes, we have come. So if you have any question you can ask. If you don't have any question, then I'll stop the recording. Okay.